अध्याय 431 उत्तर नहीं देंगे। हैरी और काइल नामक दो लड़के भी इधर उधर घूम रहे थे। उनका काम या कर्तव्य उस दिन रे को ढूंढना था, और वे सोचने लगे थे कि वह कहाँ होगा। अगर कोई एक चीज थी जिससे वे डरे हुए थे, तो वह था सराय में वापस लौटना और सिल्विया से खाली हाथ मिलना। सड़कों और आसपास के क्षेत्र में खोजबीन करने के बाद उन्हें रे का कहीं कोई पता नहीं चला। वह इतनी सुबह सुबह कहाँ भाग गया होगा? हैरी ने पूछा। और तभी काइल के दिमाग में कुछ कौंधा, एक विचार, ऐसा कुछ जिसे करने की हिम्मत सिर्फ रे में ही होगी। आपको नहीं लगता कि उसने फिर से मैदान में जाने का फैसला किया है न? काइल ने कहा। मेरा मतलब है, मुझे पता है कि सिल्विया ने उसे रुकने और वापस आने के लिए कहा था, लेकिन उसने उसे विशेष रूप से मैदान में जाना बंद करने के लिए नहीं कहा था, है न? क्या तुम सच में सोचते हो कि रे इतना मूर्ख है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि सिल्विया उसे वापस क्यों बुला रही है? खुद पर ध्यान न देने के लिए, हैरी ने जवाब दिया। जब वह ये शब्द कह रहा था, तो सड़क पर चिल्लाते हुए एक आदमी की आवाज सुनाई दी। हर कोई, आज रात हमारे पास आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम है। आइए देखें कि कैसे नौसिखिया नैस रोकी के साथ आमने सामने होता है। इस बार किंग टियर बीस्ट को हराने वाला कौन सबसे तेज होगा? कृपया आकर अपनी शर्त लगाएं। अपने गंतव्य की ओर भागने से पहले दोनों ने एक दूसरे को देखा। जब वे अंततः मैदान में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि हर जगह विज्ञापन लगे हुए थे, जो लोगों को लड़ाई देखने के लिए आकर्षित करने का प्रयास कर रहे थे, और मैदान के बाहर पहले से ही काफी भीड़ दिख रही थी। स्क्रीन पर कल के रे और रोकी के मैच की रिकॉर्डिंग दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे ये देखने के लिए दांव लगा रहे थे कि इस बार किंग टियर बीस्ट को कौन जल्दी हराएगा। रे को हर जगह ढूंढने के बाद वे यह मान बैठे कि अब बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, हम भी उसके साथ जा सकते हैं और उसका समर्थन कर सकते हैं, काइल ने एक शरारती हंसी के साथ कहा। वह सट्टेबाजी काउंटर पर गया था और रे पर सिर्फ एक सोने का सिक्का था, ताकि वह राजा स्तर के जानवर को तेजी से हरा सके। इससे उसे बहुत पहले की उस सट्टेबाजी की याद आ गई थी जिसे उसने खुद एवरियन में स्थापित किया था। जब उन्होंने सोचा कि उन्हें ये भी पता चला है कि इस बात पर भी दांव लगाने का मौका था कि रोकी या नैस सम्राट स्तर के जानवर से मुकाबला करेंगे, और ऐसा लग रहा था कि संभावनाएं बहुत कम थीं। इस बार काइल ने अभी ऐसा न करने का फैसला किया। उसने सोचा कि रे भी इतना पागल नहीं होगा कि वह सम्राट जानवर से भिड़ जाए, कम से कम जादू का इस्तेमाल किए बिना तो नहीं। मैदान में प्रवेश करते समय दोनों अपनी सीटों पर बैठे और चारों ओर देखने लगे। जैसा कि उन्होंने सोचा था, ये पूरी तरह से भरा हुआ था और एक भी सीट खाली नहीं थी। वे जो भी विज्ञापन और मार्केटिंग कर रहे थे, वह स्पष्ट रूप से काम कर रहा था। सबसे पहले उन्होंने वार्म अप प्रतियोगियों को देखा। ये लोग बुनियादी स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते थे और ज्यादातर इंटरमीडिएट स्तर तक पहुंचते थे, फिर बाहर हो जाते थे। उनमें से कुछ उन्नत स्तर तक पहुंच गए, लेकिन कोई भी उससे आगे नहीं बढ़ पाया। फिर आखिरकार रोकी के मंच पर आने का समय आ गया। रोकी को बाकी सभी की तरह शुरुआत से ही शुरुआत करनी थी और एक बेसिक टियर बीस्ट से लड़ना था। लेकिन उनके इवेंट शुरू होने से पहले उन्हें एक घोषणा करनी थी। आज आप सभी के लिए एक खास दिन है। हम जानते हैं कि आप में से ज्यादातर लोग यहाँ क्यों आए हैं, और ये देखना चाहते हैं कि रोकी और नौसिखिया एक दूसरे के खिलाफ कैसे मुकाबला करते हैं। इसलिए हम अपने आखिरी दो प्रतियोगियों के लिए नियमों में थोड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। जब एक प्रतियोगी जानवर से निपट लेगा, तो अगला प्रतियोगी उसी जानवर से लड़ेगा। दोनों बारी बारी से जानवर का सामना करते हुए रैंक में ऊपर जाएंगे। इससे प्रत्येक प्रतियोगी को आराम करने का अधिक समय मिलेगा और उम्मीद है कि वे अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन कर सकेंगे। आमतौर पर चुने गए जानवर यादृच्छिक होते थे, लेकिन सट्टेबाजी को निष्पक्ष और प्रतियोगिता को रोमांचक बनाने के लिए उन्होंने केवल इन दो लोगों के लिए इस तरह से प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया था, और ऐसा लग रहा था कि किसी को भी इसके बारे में शिकायत नहीं थी। लड़ाई शुरू हो चुकी थी और रोकी एक ही झटके में बुनियादी स्तर के जानवर को मारने में सक्षम था। ये तेज और साफ था। अब रे की बारी थी। काइल ने सिर्फ किंग टियर मैच के नतीजों पर ही दांव लगाया था, इसलिए वह इस समय सिर्फ मजे के लिए रे का उत्साहवर्धन कर रहा था। जैसे ही जानवर उसकी ओर दौड़ा, रे ने भी अपनी तलवार नीचे की ओर घुमाई, लेकिन उसका वार उतना सहज नहीं था। हालांकि इसका परिणाम वही था, जानवर का सिर काटना, लेकिन उसका वार कच्ची ताकत से किया गया था। दोनों बारी बारी से लड़ते रहे। अंततः एक बार फिर से उन्हें एक नए राजा स्तर के जानवर का सामना करना पड़ा। इस बार
किंग टिया बीस्ट एक बड़ा छिपकली जैसा प्राणी था जो मुख्य रूप से हमला करने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल करता था। ये हल्की गति से बाहर आता और वस्तुओं को अंदर खींचता हुआ उनसे चिपक जाता। रॉकी ने इस प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया और जीप के अधिकांश हमलों को चकमा दिया। उन्हें कुछ बार मारा गया और वे जमीन पर गिर गए, लेकिन आउटेज पर कुछ वार करने और उसे काट देने के बाद उनके लिए वहां से आगे का काम आसान हो गया। फिर रे की बारी आई। काइल लगातार विनती करता रहा कि रे उस जानवर को जल्दी हरा दे। उसे जो सोने का सिक्का दिया गया था वह सिल्विया ने दिया था और यह उसकी पूरी यात्रा का पूरा खर्च था। जब रे स्टेज पर आया तो उसे थोड़ा और संघर्ष करना पड़ा, लेकिन लड़ाई देखते समय रॉकी ने कुछ नोटिस किया। हालांकि उसकी तलवारबाजी में कोई सुधार नहीं हुआ था, लेकिन कुछ और हुआ। क्या अब उसकी चाल और प्रहार अधिक शक्तिशाली हैं? लेकिन कैसे? रॉकी ने सोचा कि शायद वह कल्पना कर रहा है या रे पिछली बार कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी सोच गलत नहीं थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रे ने किंग टिया क्रिस्टल का उपभोग किया था। सुधार बहुत कम थे, लेकिन रॉकी यह बताने में सक्षम था। आखिरकार रे ने जानवर को हरा दिया, लेकिन ये रॉकी की तुलना में धीमी गति से था। फिर अगले कदम का समय आ गया था। चाहे या न हो, वे आगे बढ़ेंगे और सम्राट स्तर के जानवर से लड़ेंगे। रॉकी ने मना कर दिया था और रे ने भी। यह आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन उद्घोषक ने फिर कुछ और किया। उनसे पूछा कि क्या वे कल फिर से एक नए राजा स्तर के जानवर के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे। रॉकी ने अपना अंगूठा ऊपर कर दिया था और फिर वही सवाल रे से पूछा गया। इस पर रे की प्रतिक्रिया भी वही थी। काइल और हैरी ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि उन्हें सिल्विया को इस बारे में बताना चाहिए। शायद वह अकेली थी जो रे को मना सकती थी। जब रे अखाड़े से बाहर निकला तो वह हैरी और काइल को वहां खड़े देखकर आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्होंने रे के बाहर जाने की बात पर ध्यान नहीं दिया था और वे किसी और बात पर चर्चा कर रहे थे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? रे ने पूछा। काइल थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था, फिर उसने अपने अगले कुछ शब्द सावधानी से कहे। रे, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सिर्फ सिल्विया और माथा की बात है। वे मेरे भेजे संदेशों का जवाब नहीं दे रही हैं। अध्याय 432। हम घबरा सकते हैं। क्या मैंने अपने पिछले जन्म में कुछ गलत किया था या कुछ और? काइल ने कहा और उसने जमीन पर कुछ बार अपना पैर पटका, जिससे फर्श पर धूल उड़ने और गिरने लगी। काइल और हैरी दोनों ही आयोजन स्थल के बाहर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रे ने राजा स्तर के जानवर से लड़ना समाप्त किया, वे चले गए। उन्हें पता था कि वह कुछ समय के लिए वहां रहेगा क्योंकि उन्हें कुछ चीजों को अंतिम रूप देने की जरूरत थी, और उन्हें पसंद नहीं आया कि प्रतियोगी दर्शकों के साथ ही चले जाएं। उसे पूरी लड़ाई के दौरान तलवार का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा? क्या वह हमेशा की तरह तलवार नहीं मार सकता था, या इससे भी बेहतर, वह जादू का इस्तेमाल कर सकता था? काइल ने शिकायत जारी रखी। मेरा मानना है कि इस तरह के आयोजनों में जादू की अनुमति नहीं है। ये केवल लड़ाई के लिए है। इसीलिए ब्लिस जैसे किसी व्यक्ति के बजाय मुझे चुना गया, हैरी ने जवाब दिया। काइल्स की हताशा का कारण ये था कि उसने अपना एकमात्र खर्च करने वाला पैसा खो दिया था। उसने जो सोने का सिक्का दांव पर लगाया था, उसे यकीन था कि रे जीतेगा। हालांकि रे ने जानवर को हरा दिया था, और पिछली बार की तुलना में आसानी से, लेकिन कम से कम कहने के लिए उसके कौशल में कमी थी। काइल को भी यह स्पष्ट था कि वह अपने जादू और अन्य चीजों पर बहुत अधिक निर्भर था और बाकी लोगों की तरह नियमित प्रशिक्षण नहीं ले पाया था, लेकिन एक बात थी जिसे उसे स्वीकार करना था और वह था वह व्यक्ति जिसके खिलाफ वह जा रहा था, रॉकी। दूसरी ओर वह एक मास्टर तलवारबाज था। उसके हुनर ने उसे भूतपूर्व व्हाइट सैश मास्टर नाइट की याद दिला दी। लेकिन काइल हैरी के सामने ऐसा नहीं कहेगा, आखिरकार वह उसके तथाकथित पिता थे। इस समय दोनों के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात यह थी कि सिल्विया ने अभी तक जवाब नहीं दिया था। लड़ाई के दौरान उन्होंने उसे एक संदेश भेजा था। उन्हें उम्मीद थी कि वह तुरंत जवाब देगी, ठीक वैसे ही जैसे उसे सराय में पता चला था। उसने रे को तुरंत एक संदेश भेजा था, इसलिए उन्होंने उम्मीद की कि वह भी ऐसा ही करेगी और उनसे कहेगी कि वे रे को ऐसा करने से रोके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इससे उन्हें थोड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने प्रतीक्षा करते हुए कुछ और संदेश भेजे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। तभी काइल ने माथा को एक संदेश भेजने का फैसला किया, लेकिन उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। उस समय रे बाहर आ गया था और उन्होंने उसे खबर बताई थी। अब उसके शून्य में उसके पास 2 राजा स्तर के क्रिस्टल थे। उसे नहीं पता था कि उनके साथ क्या करना है। इस बार वह इतना भाग्यशाली नहीं था कि जानवर को मारने के बाद क्रिस्टल प्राप्त कर सके।
इसलिए उन्होंने अगले दिन के लिए फिर से पंजीकरण कराने का फैसला किया। मुख्य कार्यक्रम से पहले सिर्फ 1 सप्ताह या उससे भी कम समय बचा था। उन लोगों की बातें सुनने के बाद रे ने भी एक संदेश भेजने का निर्णय लिया, जो थोड़ा अधिक जरूरी लग रहा था। रुको, शायद तुम्हें इसमें कल रात के लिए माफी भी जोड़ देनी चाहिए, हैरी ने सावधानी से कहा, क्योंकि उसे लगा कि वह अज्ञात क्षेत्र में कदम रख रहा है। रे ने एक पल के लिए रुककर संदेश भेजने से पहले उसे फिर से लिखने का फैसला किया। माफी मांगते हुए। तो तुमने क्या भेजा? काइल ने दिलचस्पी से पूछा। कल की बात के लिए मुझे खेद है, लेकिन तुम्हें बाकी 2 को डराना नहीं चाहिए। तुरंत जवाब दो, नहीं तो हम तुम्हारी तलाश में पूरे शहर को उलट-पुलट कर देंगे। अगर तुमने जवाब नहीं दिया, तो मैं मान लूंगा कि तुम मर गए हो। बाकी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि यह संदेश निश्चित रूप से अजीब था, और यह संदेश वास्तव में क्षमा प्रार्थी भी नहीं था। अच्छा, अच्छी बात यह है कि हम जानते हैं कि वे मरे नहीं हैं। वे अभी भी रेड विंग्स के सदस्यों की सूची में हैं, हैरी ने कहा। शायद हमें अभी सराय में वापस जाना चाहिए। शायद वह वास्तव में हमारे साथ मजाक कर रही है और अभी भी तुमसे नाराज है। इसके साथ ही तीनों लड़कों ने सराय की ओर वापस जाने का फैसला किया, और ईमानदारी से कहें तो रे को वहां दोनों लड़कियों को देखने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां कोई नोट भी नहीं था। सिल्विया, चाहे कितनी भी नाराज क्यों न हो, बिना नोट छोड़े कभी नहीं जाती, और हैरी को शक था कि वह इतने लंबे समय तक इस तरह का भद्दा मजाक कर पाएगी, खासकर तब जब वे दूसरे शहर में थे। शायद हम बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, काइल ने कहा। यहाँ उनके साथ क्या हो सकता है? ये जगह सुरक्षित है, जितनी सुरक्षित हो सकती है न? क्यों न हम आज आराम करें, और अगर वे कल नहीं आते हैं, तो हम घबराना शुरू कर देंगे। लड़कों ने ऐसा ही करने का फैसला किया, लेकिन जब वे सुबह उठे तो फिर वही बात थी। कोई संदेश नहीं, कोई जवाब नहीं, और कोई नोट नहीं। ठीक है, अब हमें घबराने की अनुमति है, काइल ने कहा जब वे तीनों एक मेज पर बैठ गए। हम क्या करें? हैरी ने पूछा। तभी उनके पीछे इनमें स्क्रीन पर एक विज्ञापन आया। ये कल के विज्ञापन जैसा ही था। इसमें कल हुई लड़ाई को दिखाया गया था और दूसरों को आज फिर से आने के लिए कहा गया था, क्योंकि रूकी और नेस दोनों एक बार फिर आमने सामने होंगे। मुझे लगता है कि तुम्हें अखाड़े में जाना चाहिए, रे, हैरी ने कहा। हम जानते हैं कि तुम क्यों जा रहे हो। तुम गैरी के साथ बड़ी लड़ाई से पहले मजबूत होना चाहते हो। एल्यूर साम्राज्य में कोई राजा स्तर का जानवर नहीं है, इसलिए यह एकमात्र जगह है जहां तुम उन्हें आसानी से पा सकते हो। लड़कियां मजबूत हैं, और मैं सिर्फ माथा की ही बात नहीं कर रहा हूं बल्कि सिल्विया की भी बात कर रहा हूं। वे ठीक हो जाएंगे, और आप मुझ और काइल दोनों पर भरोसा कर सकते हैं कि हम उन्हें आपके लिए ढूंढ लेंगे। तो आप उस टूर्नामेंट में जाए और उस रोकी लड़की से तेज समय निकालिए। किसी कारण से रे सिल्विया और अन्य लोगों को भी खोजने में मदद करना चाहता था। वह जानता था कि मजबूत होना महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ उसे खोजने के लिए कह रहा था। लेकिन हैरी के शब्दों ने उसे मना लिया था। यदि ये शब्द काइल के मुंह से आए होते, तो शायद रे ने उन्हें नजरअंदाज करने का फैसला किया होता, लेकिन हैरी एक चतुर व्यक्ति था और यह स्पष्ट था कि दोनों लड़कियां अभी भी जीवित थीं। हैरी, मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तुम ही प्रभारी हो, रे ने मैदान में जाते हुए कहा। तुम प्रभारी हो, काइल ने शिकायत की। क्या उसे याद है कि तुम दोनों दोस्त नहीं थे? लेकिन रे पहले ही गायब हो चुका था। अध्याय 433, यूटोपिया। फिर भी दोनों लड़कियां दीवार से सककर खड़ी थीं। ये गली से ही था जहां से वह आदमी उनकी तरफ आ रहा था। लड़कियां इस बात को लेकर झिझक रही थी कि क्या करें, लेकिन जो भी होने वाला था, माथा सिल्विया के साथ रहना चाहती थी, भले ही वह उस फैसले से सहमत न हो जो वह लेने वाली थी। उसके विपरीत सिल्विया को जानवरों की तरह मारने की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ा था। हाँ, वह मजबूत थी, लेकिन साम्राज्य की ताकतवर नहीं थी या छाया से उलझने वाली नहीं थी। इसके अलावा उसने लंबे समय से वास्तव में लड़ाई नहीं की थी। वह राज्य में अपने कर्तव्यों को पूरा करने में बहुत व्यस्त थी। सिल्विया ने तुरंत मुड़कर उस लूटे हुए आदमी का सामना किया जो उसकी ओर आ रहा था। मुझे खेद है कि हम आपकी बातें सुन रहे थे, लेकिन हमने जो कुछ आपने कहा था, उसके बारे में सुना और हम सोच रहे थे कि शायद हम भी आपके साथ आ सकें। आदमी ने लड़कियों को ऊपर से नीचे तक देखा, और वह देख सकता था कि वे शालीन कपड़े पहने हुए थीं। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि उन्हें साथ ले जाने की क्या जरूरत होगी, रॉय के विपरीत जो उनके पीछे था। ये देखकर माथा तुरंत उठ खड़ी हुई। देखिए, हम बहनें हैं और हमारा परिवार है,
उन्होंने हाल ही में मैदान में होने वाली एक लड़ाई में हमारे सारे पैसे दांव पर लगा दिए थे। जाहिर है, कोई नया अप्रत्याशित लड़का आया था। इसने सभी को चौंका दिया था। माथा ने कहा, हमारे माता पिता ने हमें काम की तलाश करने को कहा था और हम उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम इतने मजबूत नहीं हैं कि बाहर जाकर शिकार कर सकें। पीछे मुड़कर लूटे गए आदमी ने अपने साथी की ओर देखा, जिसने रॉय को पहले ही उनके साथ आने के लिए मना लिया था। उन्होंने भी कल अखाड़े में उस आदमी की खबर सुनी थी, इसलिए ये काफी संभव था। दूसरे आदमी ने बस अपने कंधे उचका दिए। उनका उद्देश्य वैसे भी जितने लोगों को लाना था, और अगर लोग स्वेच्छा से उनके साथ आने के लिए तैयार थे, तो उन्हें इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए। लड़कियों और रॉय को दो पुरुषों ने अपने साथ ले लिया। रॉय ने उनकी पेशकश के आधार पर खुद को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि उनके साथ जाने में कोई बुराई नहीं है, और ऐसा नहीं था कि वह और भी ज्यादा पैसे ठगने वाला था। इसके अलावा, अगर कोई उसके साथ कुछ करने की कोशिश करता, उसके अंगों को निकालने की कोशिश करता या ऐसा कुछ करता, तो उसे अपनी अग्नि शक्तियों पर पूरा भरोसा था कि वह उनसे निपट लेगा। ये बात उनके साथ मौजूद दो लोगों को नहीं पता थी। वे उन लोगों का पीछा करते रहे और ऐसा लग रहा था कि वे उन्हें शहर के केंद्र से बाहर ले जा रहे हैं। फिर वे आखिरकार बाहर की ओर एक बड़ी दीवार तक पहुंच गए। ये बताना मुश्किल था कि वे वास्तव में कहाँ थे या ऐसी दीवार के पीछे वास्तव में क्या चल रहा था, लेकिन दीवार बाईं और दाईं ओर इतनी दूर तक फैली हुई थी कि वे उसका छोर नहीं देख पा रहे थे। यहाँ आप तीनों ठहरेंगे। ये जगह बाकी जगहों से अलग है, और आप किसी भी निर्धारित दिन यहाँ से जाने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं, तो आपको हमें एक सप्ताह पहले बताना होगा और हम आपको वहाँ जाने देंगे। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा। और आमतौर पर कितने लोग जाना चाहते हैं? सिल्विया ने पूछा। ज्यादातर लोग कभी नहीं जाते। वे भी आपकी तरह ही हैं, जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, और हम उन्हें आराम देते हैं। शायद वहां पर उन्हें ज्यादा आराम मिलता हो, आदमी ने जवाब दिया। आदमी ने अंदर जाने से पहले उन तीनों से फिर से पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे वह चाहता था कि वे सभी सुनिश्चित हो जाएं, और सुनने में ऐसा लग रहा था कि वे जब चाहें तब जा सकते हैं। ये सच होने के लिए एकदम सही लग रहा था, लेकिन एक संभावना ये भी थी कि वह बिल्कुल भी सही जगह पर नहीं थी। वे दीवार के एक असुरक्षित हिस्से तक चले गए, जहां एक दरवाजा था। इसे खोलने के लिए सिर्फ एक साधारण चाबी का इस्तेमाल किया गया था, जो उनकी कहानी के अनुरूप लग रहा था कि वे जब चाहे तब बाहर जा सकते हैं। जब दरवाजा खुला और लड़कियां अंदर आईं, तो सिल्विया ने ये देखने के लिए उसका निरीक्षण किया कि क्या वह ग्लेथ्रियम से बना है, जो कि नहीं था। जब वे अंदर गए, तो उन्हें अंदर एक छोटा सा शहर दिखाई दिया। वहां लोग, बच्चे और ऐसे ही लोग थे। सभी ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वे गंदे या ऐसे ही नहीं थे, ये बस साधारण लग रहा था। ये सभी लोग आपकी तरह ही थे, खाने और जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसलिए हमने उन्हें सड़कों से हटा दिया, उन्हें रहने के लिए जगह और आवास दिया। पुरुषों ने बताया कि वे छोटे शहर से गुजरते हुए पीछे की ओर बड़ी इमारत की ओर बढ़ने लगे। यही कारण था कि उन्होंने सड़कों पर कोई गरीब व्यक्ति नहीं देखा था, क्योंकि उन्हें इस जगह में शामिल होने के लिए भर्ती किया गया होगा। फिलहाल, पहली नजर में, यह ऐसी जगह नहीं लग रही थी जहां शरारत की जा सकती हो। इसके बजाय, ऐसा लग रहा था कि साम्राज्य अपने गंदे कपड़े छिपाने की कोशिश कर रहा था, ये धारणा बनाने के लिए कि उनके पास हर दूसरे साम्राज्य की तरह समान समस्याएं नहीं हैं। लेकिन वे इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर रहे थे, कम से कम अभी तक तो नहीं। मुफ्त में? माथा ने पूछा, उम्मीद करते हुए कि उन्हें अपना जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं, आदमी ने जवाब दिया। हम आपको पंजीकृत करने के लिए पंजीकरण क्षेत्र में जा रहे हैं। याद रखें कि यदि आप इस जगह को छोड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ वापस आना होगा और एक सप्ताह का नोटिस देना होगा। उसके बाद कोई व्यक्ति आकर आपको ले जाएगा, आपको यहाँ से बाहर ले जाएगा। और वैसे, जैसे ही आप उस दरवाजे से अंदर आए, आपका सप्ताह शुरू हो गया। इसलिए यदि आप अभी जाना चाहें तो आपको एक सप्ताह पहले ही इसकी सूचना देनी होगी। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ हल्के से देखा। अगर यह वाकई वो जगह नहीं थी जहां उन्हें होना चाहिए था, तो इसका मतलब था कि बिना चुपके से निकले या किसी तरह की परेशानी पैदा किए वे रे के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकती थी। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, उन्हें वहां रहना ही था। यहाँ एक शोध केंद्र है, अंदर कुछ भी खतरनाक नहीं है, लेकिन एक समय में समूहों को अंदर जाने के लिए कहा जाएगा। आप किसी भी समय और किसी भी बिंदु पर प्रयोग को परिभाषित करने के लिए स्वतंत्र हैं। एक डॉक्टर सभी संभावित दुष्प्रभावों के बारे में बताएगा।
हालांकि इस सुविधा में रहने के लिए आपको हर महीने कम से कम एक परीक्षण करवाना होगा। यही हम चाहते हैं और यहाँ सभी लोग पहले से ही यह जानते हैं। रिसर्च सेंटर को देखते हुए जिस रजिस्ट्रेशन सेंटर पर वे जा रहे थे उसके सामने खड़ी सिल्विया जानती थी कि उसे अपने जवाब वहीं मिलेंगे। अगर यह काले तरल से संबंधित नहीं था तो साम्राज्य क्या संभव प्रयोग कर रहा होगा। अध्याय 434 समूह में शामिल होना। पंजीकरण केंद्र वह स्थान प्रतीत होता था जहां अधिकांश गार्ड काम करते थे और रहते थे। यह उनके लिए एक प्रकार का छात्रावास था। वहां जाते समय उन्होंने कई शूरवीरों को देखा जो उस स्थान के आसपास तैनात थे। हालांकि वे सभी नियमित साम्राज्य शूरवीरों की तुलना में अलग अलग उपकरण पहने हुए थे, जिससे सिल्विया को ये समझ में नहीं आ रहा था कि यह साम्राज्य के भीतर एक निजी संगठन था या ये वास्तव में साम्राज्य से संबंधित था। अंदर एक स्वागत कक्ष था, सीटों के साथ एक प्रतीक्षा क्षेत्र था। इस जगह पर बहुत से लोगों की भर्ती नहीं की जा रही थी, इसलिए इस्तीफे के लिए कोई लाइन नहीं थी और अंदर कोई भी इंतजार नहीं कर रहा था। डेस्क पर कुछ फॉर्म रखे थे जिन्हें उन्हें भरना था। फॉर्म में कुछ सवाल पूछे गए थे कि वे कहाँ से पले बड़े हैं, उनके परिवार के सदस्य कौन हैं और क्या वे अब भी उनसे संपर्क में हैं। बेशक सिल्विया और माथा द्वारा दी गई सारी जानकारी फर्जी थी। अगर उन्हें पता भी चल जाता तो भी यह असली नहीं होता, इसलिए उन्हें पहले से ही बहुत परेशानी नहीं होती। आखिरकार वे अपने राज्य में उच्च अधिकारी थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि रे साम्राज्य की किसी भी मांग को मान लेंगे। डेस्क के पीछे बैठे आदमी ने जानकारी पर नजर डाली और फिर दोनों लड़कियों की तरफ देखा। आपको अपना सामान भी हमें सौंपना होगा, यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। लड़कियां एक दूसरे की ओर देखकर असमंजस में पड़ गईं। उनके पास जो उपकरण थे वे काफी उच्च श्रेणी के थे, खासकर माथा का धनुष जो कि राजा स्तर का था। ये सिर्फ एक औपचारिकता है, हम इसे आपके लिए भंडारण कक्ष में रखेंगे। समय समय पर इस तरह की बहस हो सकती है और हमारे पास इस जगह पर झगड़ों से निपटने का समय भी नहीं है, इसलिए हम नुकसान को कम से कम करना चाहेंगे। यहाँ कई कम रैंक वाले साहसी लोग हैं जो कभी भी अपनी आजीविका नहीं चला पाए, इसलिए उन्हें यहाँ के बाकी लोगों के बीच अपने हथियार ले जाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा। यदि आप अपना मन बदलते हैं और इस स्थान को छोड़ने का निर्णय लेते हैं तो हम आपको आपके उपकरण भी वापस कर देंगे। दोनों लड़कियों के पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। सिल्विया ने अपनी ढाल के साथ अपनी उन्नत स्तर की तलवार दी, जबकि माथा ने अपना राजा स्तर का धनुष, एक उन्नत खंजर जो उसके पास भी था, सौंप दिया। हालांकि उन्हें अपना कवच पहने रहने की अनुमति थी। रॉय के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था और वह जिस तरह से था उससे खुश था। हालांकि जब लड़कियों ने अपने उपकरण दिए तो उसने एक बात नोटिस की और वह थी उपकरणों का स्तर। हो सकता है कि डेस्क के पीछे काम करने वाले और लोगों को भर्ती करने वाले ये लोग यह न बता सके, लेकिन रॉय बता सकता था। दोनों लड़कियों ने जो उपकरण सौंपे थे वह किसी के लिए भी उपलब्ध नहीं थे, खासकर धनुष। उसे लग रहा था कि लड़की के यहाँ आने के कारण उसके अपने कारणों से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। उनकी आंखों में दिखने वाला भाव दूसरों से अलग था। यहाँ के लोग पहले ही हार मान चुके थे, आत्मसंतुष्ट हो चुके थे, लेकिन ये लड़कियां। समस्या ये थी कि वह ये निर्णय ले रहा था कि क्या वह उनसे दूर रहे या पता लगाए कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजीकरण से पहले उन्हें कुछ और काम करने थे। उन्हें अपना वजन और ऊंचाई जांच करवानी थी और कुछ बुनियादी ताकत परीक्षण करने थे। ऐसा करते समय उन्होंने एक डेस्क देखा जो बहुत दूर नहीं था। जब वे समाप्त कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक और आदमी पंजीकरण क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था और डेस्क के पास आ रहा था। वे तीनों उनकी बातचीत को ध्यान से सुन रहे थे। हाय, मैं 1 सप्ताह का नोटिस देकर यह स्थान छोड़ना चाहता हूँ, उस आदमी ने कहा, और उसकी नजरें अपने चारों ओर घूम रही थी, ये देखने के लिए कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से, मैं आपके लिए यह प्रक्रिया कर सकता हूँ। क्या आप हमें ये बताना चाहेंगे कि आप क्यों जा रहे हैं? स्टाफ सदस्य ने पूछा। मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ रहा तो शायद मैं हमेशा के लिए यहीं रह जाऊंगा। मैं वापस जाना चाहता हूँ और अपने परिवार से फिर से जुड़ना चाहता हूँ, अपना जीवन बदलना चाहता हूँ, आदमी ने जवाब दिया, अपनी बांह को पीछे और नीचे रगड़ते हुए। यदि आप चाहें तो हम आपके परिवार से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें यहाँ ला सकते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। नहीं, आदमी ने झट से जवाब दिया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। मेरा मतलब है, ये ठीक है। अगर मैं बस चला जाऊं तो ये ठीक रहेगा। कर्मचारी ने कुछ कागजात भरे और कुछ कागज उस आदमी को भरने के लिए दिए। ठीक है,
एक सप्ताह के भीतर कोई होगा जो तुम्हें वहां से निकाल लेगा। मुझे आशा है कि तुम्हारा दिन अच्छा रहेगा। लड़कियों और रॉय ने देखा कि वह आदमी अंदर आते ही कितना अजीब व्यवहार कर रहा था। शायद वे उससे कुछ जवाब पा सके कि वह ये जगह क्यों छोड़ना चाहता था। ये बहुत आम बात है, उनके साथ आए एस्कॉर्ट ने कहा। कुछ लोग, एक बार जब वे फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ने की जरूरत महसूस होती है। लड़कियां उस आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराईं। तीनों को उनके रहने की जगह पर ले जाया गया। वहां कई बड़ी इमारतें थीं जो सिर्फ कमरों से भरी हुई थीं। इसने लड़कियों को एवरियन अकादमी के छात्रावासों की याद दिला दी। बस फर्क ये था कि उनमें से हर एक को अपना अलग छोटा कमरा मिला था जिसमें हर जरूरत की चीज मौजूद थी। यहाँ तक कि उनके लिए एक बढ़िया गर्म खाना भी रखा हुआ था। आपको दिन में 3 बार एक ही समय पर भोजन मिलता है। आप अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। जहाँ तक शोध प्रयोगशाला का सवाल है, वहाँ जगह के बीच में एक बुलेटिन बोर्ड है। यह आपको सूचित करेगा कि आप कब शोध केंद्र में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि आप 1 महीने के भीतर नहीं जाते हैं, तो कोई आपको लेने आएगा। मेरे और आपके जैसे किसी व्यक्ति को शोध परीक्षण करने या इस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। इतना कहकर वे दोनों व्यक्ति चले गए और अंततः वे अकेले हो गए। लड़कियां और रॉय थोड़े भूखे थे और खाने की खुशबू मनमोहक थी। लड़कियां थोड़ी चिंतित थीं कि शायद खाने में कुछ मिला हो। इसके अलावा, अगर वे कर सकती, तो वे आज के अंत तक इस जगह को छोड़ने की कोशिश करना चाहेंगी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके हथियार छीन लिए जाने के बाद यह मुश्किल साबित हो सकता है। रॉय ने दोनों लड़कियों को जाते हुए देखा और सोचा कि वे कहाँ जा रही हैं। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन वह उनकी मौजूदगी से थोड़ा आकर्षित था। शायद इसलिए क्योंकि उसने लंबे समय से किसी से बात नहीं की थी और वह फिर से कुछ करना चाहता था। शायद उसे लगा कि इन लड़कियों की मदद करने से अब वह खुद को बेकार महसूस नहीं करेगा, इसलिए उसने उन्हें पुकारने का फैसला किया। तुम लड़कियां कहाँ जा रही हो? रॉय ने पूछा। हम उस आदमी से पूछने जा रहे थे कि वह ये जगह क्यों छोड़ना चाहता है। हमें अभी भी यकीन नहीं है कि यह हमारे लिए है या नहीं, माथा ने जवाब दिया। यह एक उचित उत्तर लग रहा था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि शोध परीक्षण क्या होंगे। वे मनुष्यों को किसी भी चीज के लिए प्रयोग के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे और डरे हुए चिंतित व्यक्ति से निश्चित रूप से बात की जा सकती थी। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं भी साथ चलूं? रॉय ने पूछा। मुझे भी इस जगह से कोई खास अच्छा एहसास नहीं होता। लड़कियों को अब इसमें कोई समस्या नहीं दिखी। उनके आसपास सैकड़ों लोग थे जो देख रहे थे कि वे क्या कर रहे हैं, और अगर यह जगह वाकई कुछ कर रही थी, तो सिल्विया उन्हें सूचित करना चाहेगी और उन्हें किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकालना चाहेगी। रॉय ने उस समय देखा कि धनुष चलाने वाली लड़की दूसरी लड़की के जवाब का इंतजार कर रही थी। सुनहरे बालों वाली लड़की उन दोनों में से नेता थी, और उसने इस बात पर ध्यान दिया। जरूर, सिल्विया ने जवाब दिया। अध्याय 435, पागल लड़कियां। रॉय खुशी खुशी लड़कियों के पीछे पीछे घूम रहा था और ऐसा करते समय वह अक्सर अपने कमरे से लाए गए मांस के टुकड़े से अपना पेट भर लेता था। उसने काफी समय से कुछ भी अच्छा नहीं खाया था और उसे अपनी ताकत वापस पाने की जरूरत थी, खासकर अगर उसकी आंतरिक भावना सही हो कि क्या हो रहा है। हालांकि लड़कियों के विपरीत, भोजन के साथ छेड़छाड़ का विचार उसके दिमाग में एक सेकंड के लिए भी नहीं आया। लड़कियां एक इलाके से दूसरे इलाके में जा रही थीं और ये देखने की कोशिश कर रही थीं कि क्या वे पहले वाले आदमी को देख सकती हैं, जिसे उन्होंने सुविधा से बाहर निकलने की कोशिश करते देखा था। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि उनके सवालों के जवाब उसके पास होंगे। उन्हें पंजीकरण केंद्र से निकले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने सोचा कि वह आसपास ही होगा और वे गलत नहीं थे क्योंकि उन्होंने उसे एक छात्रावास में जाते हुए देखा, जो उनके छात्रावास से ज्यादा दूर नहीं था। फिर भी, जब वह अपने कमरे में दाखिल हुआ, तो उन्होंने देखा कि वह आदमी कमरे में दाखिल होने से पहले इधर उधर देख रहा था। उसे अभी भी डर लग रहा था कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। क्यों न हम थोड़ी देर के लिए यहीं खड़े रहें, सिल्विया ने कहा। और माथा और दोनों सहमत हो गए। रॉय को पता था कि वह क्या कर रही थी और उसे लगा कि यह उसकी ओर से एक चतुर चाल थी। उनका समूह उस आदमी का पीछा कर रहा था, लेकिन वे ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि क्या कोई और व्यक्ति भी उसका पीछा कर रहा है। क्या वह सिर्फ पागल हो रहा था, या फिर वहां कोई सचमुच उसका पीछा कर रहा था? इससे रॉय के पहले के विचारों की पुष्टि ही हुई। ये कोई बेतरतीब रोमांच नहीं थे। उन्हें प्रशिक्षित किया गया था और वे काफी कुशल थे। हालांकि,
कुछ देर इंतजार करने के बाद ऐसा नहीं लगा कि कोई भी उस आदमी का पीछा कर रहा है, और साथ ही ऐसा भी नहीं लगा कि वह आदमी जल्द ही बाहर आने वाला है। इसलिए उन्होंने एक साथ दरवाजे के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक हुई। नमस्ते, माथा ने कहा, क्या अंदर कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हमें पता है कि आप यहाँ हैं। हम यहाँ नए हैं और बस कुछ सवाल पूछना चाहते थे। किसी ने बताया कि आप यहाँ कुछ समय से हैं, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। एक तरफ से सिल्विया ने देखा कि वे भोजन वितरित करना शुरू कर रहे थे, और उसके दिमाग में एक विचार आया। चाहे कुछ भी हो, जीने के लिए हर किसी को कुछ न कुछ खाने की जरूरत होती है, और यह उस आदमी के लिए भी वैसा ही था। खाना पहुंचाने वाले लोगों ने दरवाजा खटखटाया, और फिर भी उस आदमी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर उन्होंने खाने की थाली बाहर ही रख दी और चले गए। जैसे ही उस आदमी ने अपना खाना लेने के लिए दरवाजा खोला, माथा ने भी दरवाजा पकड़ लिया। क्या बकवास है, छोड़ दो, आदमी ने कहा और उसे वापस बंद करने की कोशिश की। उसे अब अपने खाने की चिंता नहीं थी। हम आपसे बस कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, माथा ने चेहरे पर सुखद मुस्कान के साथ कहा। उसके हाथ को देखते हुए वह आदमी देख सकता था कि वह सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल कर रही थी, और भले ही वह उसे अपनी पूरी ताकत और शक्ति से खींच रहा था, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रही थी। लेकिन वह एक आदमी था, और वह एक छोटी औरत थी। ये कैसे हो रहा था, और इससे उसके अंदर और भी डर पैदा हो गया। दरवाजा खोलकर लड़कियां अंदर चली गईं और उनमें रॉय भी शामिल था। अब वह ये देखकर थोड़ा डरा हुआ था कि माथा क्या करने में सक्षम है। शायद मुझे अभी इससे दूर रहना चाहिए। तुम हम पर नजर रखो, सिल्विया ने आदेश दिया, और रॉय को नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसने उसका पालन किया और दरवाजे के बाहर खड़ा होकर इंतजार करने लगा कि कोई आ रहा है या नहीं। उसकी आवाज के लहजे से ऐसा लग रहा था कि वह आदेशों के इर्द गिर्द चिल्लाने की आदी थी, और किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहती थी। उसने सुना, लेकिन दरवाजे पर अपना कान लगाए बिना नहीं, ताकि वह सुन सके कि वे क्या बात कर रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह आदमी अपने बिस्तर पर बैठा था और उसका शरीर कांप रहा था, मानो वह पहले से ही इसकी उम्मीद कर रहा था। बस कृपया मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि मैंने जो देखा उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, आदमी ने कहा, अभी भी कांप रहा था। मुझे लगता है कि आप गलत हैं। हम वास्तव में यहाँ नए लोग हैं, सिल्विया ने शांत स्वर में कहा। हमने अभी अभी ज्वाइन किया है, और यह जगह सच में बहुत अच्छी लग रही थी। फिर हमने सुना कि आप यहाँ से जाना चाहते हैं, और हम बस ये जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों है। ये सुनने के बाद भी वह आदमी शांत नहीं हुआ और कमरे में इधर उधर देखता रहा कि कोई सुन तो नहीं रहा है। मुझे नहीं पता कि तुम जो कह रहे हो वह सच है या नहीं, लेकिन अगर तुम सच में झूठ नहीं बोल रहे हो, तो अभी यहाँ से चले जाओ। इससे पहले कि वे कुछ करें, चले जाओ, आदमी ने जवाब दिया। अगर तुम अभी चले जाओगे, तो शायद तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस तुम जो भी करो, रिसर्च फैसिलिटी में मत जाओ। दोनों लड़कियों ने उस व्यक्ति पर और अधिक उत्तर देने के लिए दबाव डाला। उससे बारी बारी से प्रश्न पूछे, कभी अच्छा दृष्टिकोण अपनाया तो कभी आक्रामक दृष्टिकोण अपनाया, मानो सिल्विया अच्छी पुलिस वाली की भूमिका निभा रही हो और माथा बुरी पुलिस वाली की भूमिका निभा रही हो। रॉय ने बाहर से कुछ टूटने की आवाज भी सुनी थी और वह उस आदमी के लिए थोड़ा चिंतित था। लेकिन माथा ने अंदर सिर्फ एक टेबल तोड़ी थी, ताकि वह आदमी उन्हें और बताने के लिए डरा सके, लेकिन ये काम नहीं आया। जो भी हुआ था, वह अपने सामने खड़ी दो लड़कियों से ज्यादा उनसे डरा हुआ था। चलो, ये हमारे समय की बर्बादी है, चलो चलते हैं, सिल्विया ने कहा। जब दोनों लड़कियां कमरे से बाहर निकली, तो वे सीधे रॉय के पास से गुजरी और एक दिशा में चली गईं। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? रॉय ने पूछा। तुम घर जा सकते हो, सिल्विया ने जवाब दिया। मेरे पास यहाँ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। रे हमारा इंतजार कर रहा है। मैं अब उस शोध केंद्र की ओर जा रही हूँ, और हम देखेंगे कि वे हमसे क्या छिपा रहे हैं। अध्याय 436, छाया का इंजेक्शन। शोध केंद्र में प्रवेश करने के लिए पहला कदम बुलेटिन बोर्ड की ओर जाना था, जो कि अजीब बस्ती के बीच में लगा हुआ था। जैसे ही लड़कियां वहां पहुंची, रॉय उनका पीछा करता रहा। उसे पता था कि वे क्या करने की योजना बना रही थी, लेकिन उसने सोचा कि अगर उसे वैसे भी उस जगह पर रहना है, तो उसे एक बार ट्रायल करना होगा। इसलिए उसे इसे तुरंत खत्म कर देना चाहिए था। हालांकि उसे अच्छी तरह से पता था कि लड़कियां कुछ करने वाली हैं। वह उनका पीछा करता, लेकिन साथ ही साथ उसमें शामिल न होने की पूरी कोशिश करता। बुलेटिन बोर्ड पर कई अलग अलग समय बताए गए थे,
जब कोई व्यक्ति शोध सुविधा में जा सकता था, हालांकि समय के अलावा और कुछ नहीं था। इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वे किस तरह का परीक्षण करेंगे या वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमेशा की तरह ये गोपनीय था और अधिकांश राज्यों ने इस तरह के ऑपरेशन पर प्रतिबंध लगा दिया होगा। सिल्विया जानती थी कि अपने लोगों के प्रति पारदर्शी होना महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि जब उन्होंने छात्रों से बीस्टिंग प्रक्रिया से गुजरने के लिए कहा था, तब भी उन्होंने उन्हें ये बताना सुनिश्चित किया कि क्या हो रहा था और सभी संभावनाएं क्या थीं। वे आसानी से वही कर सकते थे जो इस समय यहाँ की सुविधा कर रही थी। जब तीनों वहां पहुंचे, तो उन्हें शोध केंद्र किसी अस्पताल जैसा लगा। अंदर लंबे सफेद लिबादे पहने कई पुरुष और महिलाएं थीं। हालांकि वहां भी उतनी ही संख्या में गार्ड थे। ये पहला संकेत था। ऐसी इमारत में जनशक्ति की क्या जरूरत थी। जब तीनों ने अपने ट्रायल के लिए पंजीकरण कराया, तो उन्हें पता चला कि उनके साथ लगभग 10 अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। उन तीनों को मिलाकर यह संख्या 13 हो गई। वे रिसेप्शन रूम में इंतजार कर रहे थे और उन्हें कहीं और जाने की अनुमति नहीं थी। कई बार सिल्विया खड़ी हो गई थी और एक गार्ड ने उसे तब तक बैठने के लिए कहा था जब तक कि वे उन्हें बुला न लें। उसने शौचालय में जाने की भी कोशिश की थी, जहां कोई उसका पीछा करता रहा। ऐसा नहीं लगता था कि वे कभी भी स्वतंत्र रूप से ऐसी जगह का पता लगा सकेंगे। ठीक है सब लोग, अब हम कमरे बदलेंगे, एक गार्ड ने कहा। रिसेप्शन क्षेत्र से समूह को एक अलग कमरे में ले जाया गया। इस कमरे में जगह बाकी कमरों से बहुत बड़ी थी और सीटें काफी दूर दूर रखी गई थी। सामने एक आदमी खड़ा था जिसने चश्मा और सफेद लबादा पहना हुआ था। संभवतः वह डॉक्टर या वैज्ञानिक था। शुरू होने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता था कि यह ट्रायल किस बारे में होगा ताकि आप डरे नहीं, डॉक्टर ने समझाया। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे नए चेहरे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इससे उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। डॉक्टर ने तुरंत ही एक धातु के डिब्बे से एक सिरिंज निकाली जो उसके बगल में टेबल पर रखी थी। सिरिंज के अंदर एक काला तरल पदार्थ था जो लगातार हिल रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उसके भाई ने उसे दिखाया था। वह जानती थी कि वह क्या था, लेकिन दूसरों को कुछ पता नहीं था। लेकिन ये स्पष्ट था कि तरल पदार्थ सिरिंज में घूमते हुए खतरनाक और जीवित लग रहा था। अब चिंता मत करो, मैं आप सभी को गारंटी देता हूँ कि इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आप सभी से झूठ नहीं बोलूंगा। यहाँ अंदर एक बीमारी का हिस्सा है जिसे आप सभी छाया प्लेग के रूप में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अधिक से अधिक लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, और इसीलिए ये हमारे यहाँ है। हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वह एक वैक्सीन बनाना है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, ये जितना सुरक्षित हो सकता है, उतना सुरक्षित है। आपके अंदर थोड़ी मात्रा में शैडो इंजेक्ट किया जाएगा और हम देखेंगे कि यह कैसे काम करता है। आपको समूहों में विभाजित किया जाएगा। यदि यह आपका पहला अनुभव है, तो खुराक बहुत कम होगी और हम पहले 1 घंटे या उससे अधिक समय तक आपकी निगरानी करेंगे। अन्य लोगों के लिए हम खुराक बढ़ा देंगे। अंदर सिल्विया मुस्कुरा रही थी। आखिरकार वे सही जगह पर आ गए थे, लेकिन साथ ही वह चिंतित भी थी। अब क्या, इन सभी गार्डों के साथ उसे इस सुविधा में क्या करना था? उसका उनसे लड़ने का कभी इरादा नहीं था, बल्कि वह सिर्फ और ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहती थी। तरल पदार्थ के बारे में उसे कुछ बातें पता थी, लेकिन हर कोई एक ही तरह से प्रभावित नहीं था। कई बार ऐसा हुआ था जब डार्क गिल्ड के सदस्यों ने, जिनमें अन्य लोग भी शामिल थे, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इसे लिया था। उनका दिमाग पूरी तरह से छाया द्वारा नियंत्रित नहीं हुआ था और वे काफी अच्छी तरह से काम कर रहे थे। फिर वह तरल पदार्थ था जो सभी छात्रों ने उस समय लिया था। सवाल ये था कि यह किस प्रकार का तरल पदार्थ था। इस तथ्य को देखते हुए कि यहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पहले भी ये तरल पदार्थ लिया था, वह इस प्रकार के काले तरल पदार्थ के शक्तिवर्धक होने पर विश्वास करने के लिए इच्छुक थी। हालांकि इस बारे में निश्चित होने का कोई तरीका नहीं था। मरीज एक एक करके इंजेक्शन लगवाने का इंतजार कर रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि उनमें से किसी ने भी विरोध किया था। उनके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था और ऐसा लग रहा था कि आवास और मुफ्त भोजन की सुविधा ने उन्हें पहले ही जीत लिया था। उन्हें देखकर सिल्विया किसी बदलाव या मोड़ का इंतजार कर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और कई और सफेद लुटे हुए पुरुष और लड़कियां मरीजों की निगरानी करने के लिए आ गए थे। सिल्विया, क्या हम वाकई अपने शरीर के अंदर ऐसा कुछ आने देंगे? माथा फुसफुसाए। मॉन्क और गैरी के साथ जो हुआ उसके बाद, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। फिर भी, क्या इसका मतलब यह था कि उन्हें अब लड़ना चाहिए, भाग जाना चाहिए,
या सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। वे हमेशा भाग सकते थे और रे से मदद मांग सकते थे। जब वह सोचने में व्यस्त थी, तभी एक लूटी हुई श्वेत महिला वहां आई। उसने अपना धातु का ब्रीफकेस खोला और उसमें 4 सिरिंजें दिखाई दी। ठीक है, देखते हैं पहले कौन जाता है। रॉय को तरल पदार्थ की बहुत ज्यादा परवाह नहीं थी। उसे भी नहीं पता था कि यह क्या करता है, लेकिन उसे अपने शरीर पर पूरा भरोसा था कि वह किसी भी बुरे पदार्थ को अस्वीकार कर सकता है। उसे इस बात पर भी पूरा भरोसा था कि वह अपनी शक्तियों से सब कुछ ठीक कर सकता है। माथा की बातें सुनने के बाद सिल्विया ने चुनाव किया। मैं पहले जाऊंगी, उसने कहा। सुई तैयार थी और तरल पदार्थ को इधर उधर घूमते हुए देखा जा सकता था। इसे उसके कंधे में दबाया गया और धीरे धीरे तरल पदार्थ अंदर जाने लगा। आखिरकार यह उसके शरीर में प्रवेश कर गया। तारांकन टकराना। अचानक एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनाई दी और उसके तुरंत बाद अलार्म की आवाजें आने लगी। यह एक आपातकालीन स्थिति है, सभी गार्ड कृपया ग्राउंड फ्लोर पर आ जाएं। मैं दोहराता हूं कि सभी गार्ड कृपया ग्राउंड फ्लोर पर आ जाएं। सुविधा में कुछ घटित हो रहा था। अध्याय 437। तेज समय। रे मैदान के बाहर आ गया था। वह आज के कार्यक्रम में भाग लेने गया था, जैसा कि बाकी 2 लोगों ने उसे बताया था। लेकिन जब वह अंदर खुद को तैयार कर रहा था, तो वह अंदर से थोड़ा दोषी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। वह यहाँ था, जबकि अन्य लोग उन लड़कियों की तलाश में व्यस्त थे जो मुसीबत में पड़ सकती थी। किसी कारण से वह अपने दिमाग से सब कुछ निकाल नहीं पा रहा था और सबसे बुरी बात यह थी कि सिल्विया की आखिरी याद उसके पास बहुत बुरी थी। अगर सिल्विया वाकई गायब हो गई और उसने उसे फिर कभी नहीं देखा, तो क्या वह चाहता था कि ये उसके आखिरी शब्द हों? इवेंट शुरू होने से पहले रे ने फिर से एक और संदेश भेजने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि क्या कुछ पहुंच पाएगा। उसने इंतजार किया और यहाँ तक कि लोगों को एक संदेश भी भेजा। उन्होंने जवाब तो दिया, लेकिन स्थिति पर कोई अपडेट न होने के कारण वे जहां भी थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि यह आसान होने वाला है। आखिरकार रे का नाम अखाड़े में पुकारा गया, लेकिन लड़कियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस बार भी आयोजन की रूपरेखा पिछली बार की तरह ही थी। प्रत्येक प्रतियोगी सबसे कम रैंक से शुरू करके अलग अलग रैंक के जानवरों से गुजर रहा था। पहले की तरह ही प्रतियोगी नेस और रोकी के बीच एक बड़ा सट्टा पूल चल रहा था। हर बार जब रे लड़ता तो वह जानवर को मारने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करता, लेकिन किसी कारण से उसे सामान्य से अधिक समय लग रहा था, यहाँ तक कि निम्न श्रेणी के जानवरों को भी। वह हिचकिचा रहा है, जैसे उसका दिमाग कहीं और अटक गया है या खो गया है। रोकी ने उसे देखते हुए सोचा। पिछले दिनों के विपरीत आज दोनों के बीच स्पष्ट समय में अंतर था। इससे सट्टेबाजी बूथों पर असर पड़ा। इस बार किंग टियर बीस्ट को तेजी से हराने के लिए बहुत ज्यादा लोग रोकी पर दांव लगा रहे थे। यहाँ तक कि अखाड़े के दर्शक भी ये देख सकते थे, इसलिए उन्हें रे के जीतने की संभावना को बेहतर बनाने के लिए बाधाओं में बदलाव करना पड़ा, ताकि अधिक लोग उस पर दांव लगा सकें। वह बड़ा आदमी जिसने पहली बार रे के आने पर अपना बहुत सारा पैसा खो दिया था, आज वापस आ गया था, और उसने भी रोकी की जीत पर अपना सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया था। वैसे भी रोकी सबसे तेज क्लियर टाइम पाने का पसंदीदा था। अब रे जिस तरह से था, उसे देखते हुए कई लोगों का मानना था कि उसके पास कोई मौका नहीं था। आखिरकार यह उन्नत स्तर के जानवर तक पहुंच गया था, और कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि रोकी खुद अभी भी सुधार कर रहा था। वह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, और कुछ लोग कहते थे कि वह अपने चरम से आगे निकल गया था। लेकिन वे बता सकते थे कि प्रत्येक लड़ाई के साथ वह बेहतर होता जा रहा था, अधिक हमलों और अधिक वार से बचता हुआ। जबकि रे का दिन सबसे खराब था, रोकी का दिन सबसे अच्छा लग रहा था और वह एक भी वार किए बिना उन्नत श्रेणी के जानवर को हराने में कामयाब रहा था। क्या आपको लगता है कि आज का दिन सही रहेगा? भीड़ में से किसी ने पूछा। आपका मतलब है, आपको लगता है कि वह आज सम्राट स्तर के जानवर से लड़ने की कोशिश कर सकता है? दूसरे ने पूछा। ऐसा लगता था कि यह अधिक से अधिक संभव था। आखिरकार वह चोटिल नहीं था और अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में था। एक प्रतियोगी को सम्राट स्तर के बीट्स को हराने की आवश्यकता नहीं थी। वे हमेशा उससे लड़ने की कोशिश कर सकते थे और लड़ाई के बीच में हार मान सकते थे। आगे बढ़ते हुए रे की बारी थी उस उन्नत जानवर की देखभाल करने की। उसने फिर भी तय किया कि वह अपनी तलवार का इस्तेमाल करेगा। आखिरकार यह उसके लक्ष्यों में से एक था, क्रिस्टल प्राप्त करते हुए तलवारबाजी में बेहतर होना। लेकिन वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया और अंततः 3 पूंछ वाले प्राणी से सीने में जोरदार वार झेलना पड़ा।
इसने उसे कुछ फीट पीछे धकेल दिया था और उसके कवच को थोड़ा सा तोड़ दिया था। उसकी छाती के टुकड़े ने बेहतर दिन देखे थे, और शायद अब समय आ गया था कि वह अपने पास मौजूद कीमती उपकरण में से किसी एक का इस्तेमाल करके उसे कुछ बेहतर बनाए। यह एक संघर्ष था, लेकिन रे ने आखिरकार पूंछ काटने में कामयाबी हासिल की और 2 वार करके जानवर का सिर भी उड़ा दिया। ये रे का दिन का सबसे खराब प्रदर्शन था। अब वह समय आ गया है जिसका सभी को इंतजार था, 2 प्रतियोगियों को किंग टियर बीट्स के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ समय के लिए फिर से प्रतिस्पर्धा करते हुए देखना। हालांकि कल जो धूमधाम और उत्साह था, वह आज नहीं था। अगर कोई देखता तो उसे स्पष्ट विजेता दिखाई देता, लेकिन जब रॉकी की लड़ाई शुरू हुई, तो उत्साह थोड़ा कम हो गया, क्योंकि वह पहले से बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। अब भी उसे चोट नहीं लगी थी और वह जानवर के वार को पूरी तरह से रोक रहा था। ये काफी बड़ा, फॉक्स जैसा प्राणी था, जिसमें आग की एक मौलिक क्षमता थी। अपनी तलवार में की का उपयोग करके रॉकी आग की लपटों को वापस उस पर मारने वाले हमलों को रोकने में सक्षम था। भले ही वह आग पैदा कर सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसके हमलों से प्रतिरक्षित था। आखिरकार रॉकी ने अपने हमलों से उसे काफी नुकसान पहुंचाने और उसके सिर पर अपनी तलवार मारने के बाद उसे खत्म करने में कामयाबी हासिल कर ली। इतना उत्तम प्रदर्शन देखकर भीड़ अब रे को देखने के लिए उत्साहित नहीं थी, बल्कि यह सोचकर उत्साहित थी कि क्या रॉकी सम्राट स्तर के जानवर से मुकाबला करने जा रहा है। सर, क्या हमें रॉकी को अगले चरण में जाने देना चाहिए, या वैकल्पिक शैली के साथ योजना के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए? नेस के नाम से जाना जाने वाला प्रतियोगी आज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, आदमी ने कहा। कांच के बूथों में 2 आदमी मैदान पर नजर रखे हुए थे। यह मालिक था जो अपने एक आदमी से बात कर रहा था। ये सच था कि अब उत्साह खत्म हो चुका था और मालिक ये तय करने की कोशिश कर रहा था कि क्या करना है। वह भी समझ सकता था कि रे आज अजीब था, लेकिन इसका कारण क्या हो सकता है? उसे निर्णय लेने में काफी समय लगा, लेकिन अंत में उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चलने का निर्णय लिया। हम सामान्य कार्यक्रम पर ही टिके रहेंगे, इसके अलावा इसे रॉकी को आराम करने का समय भी मिलेगा, यदि वह सम्राट जानवर के खिलाफ जाने का फैसला करता है। अंत में रे के लिए किंग टियर बीस्ट के खिलाफ जाने का समय आ गया था। वह अखाड़े के फर्श पर चला गया और वहां कल की तरह हमेशा की तरह जयकारे नहीं थे। ये बिल्कुल नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे असली शो में आने से पहले बस कुछ बीच का मनोरंजन देख रहे थे। द्वार खोल दिए गए और रे को राजा स्तर के जानवर के प्रकट होने की प्रतीक्षा करनी थी। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? रे ने सोचा। हाँ, मुझे और भी मजबूत होने की जरूरत है, लेकिन मैं इस बेवकूफ तलवार के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहा हूँ? मैं तो बस समय का इंतजार कर रहा हूँ। फायरफॉक्स रिंग में घुस चुका था और रे ने अपनी तलवार दूर रख दी थी। ये देखकर भीड़ को लगा कि उसकी हरकतें अजीब थीं। फिर वे उसे धीरे धीरे फायरफॉक्स की ओर बढ़ते हुए देख सकते थे। अब और खेल नहीं खेलना, मुझे यहाँ से निकलना होगा, रे ने सोचा। आग का गोला उसकी ओर फेंका गया और रॉकी सहित वहां मौजूद हर कोई उम्मीद कर रहा था कि वह आगे बढ़ेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। आग के गोले को पूरी तरह से उस पर पड़ने देने के बाद एक पल के लिए उन्हें आग की लपटों में लिपटा हुआ एक मानव आकृति दिखाई दी, लेकिन कुछ ही पलों बाद एक आदमी उनके बीच से निकलकर बाहर आया। उसके शरीर पर जलने के निशान थे, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी और वह सामान्य रूप से चल रहा था। रे ने हाल ही में अग्नि प्रतिरोध कौशल प्राप्त किया था और अग्नि तत्व में उसके उच्च आंकड़ों के कारण फॉक्स के हमले से उसे चोट लगी, लेकिन वह जानता था कि इससे उसकी मृत्यु नहीं होगी। फिर जब रे काफी करीब पहुंच गया, तो उसने अपने पैरों में लगी की का इस्तेमाल करते हुए आगे छलांग लगाए, अपनी मुट्ठी को जितना हो सके उतना जोर से तैयार किया और उसे फॉक्स के चेहरे पर पटक दिया। फॉक्स एक बड़ा जानवर था, और दर्शकों को यकीन नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे थे। एक इंसान में इतनी ताकत कैसे हो सकती है कि वह इतनी बड़ी चीज को अखाड़े के दूसरी तरफ फेंक सके? रे का काम यही खत्म नहीं हुआ। वह आगे बढ़ता रहा, फॉक्स को बार बार मारता रहा। फॉक्स ने रे पर अपने पंजे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन अपने मजबूत दस्ताने और ताकत का इस्तेमाल करके वह हमलों को रोकने में कामयाब रहा। उन्हें दूर भगाने के बाद भी उसके दस्ताने सुरक्षित रहे। रे पर एक और आग का गोला फेंका गया, लेकिन उसने एक बार फिर उसका सामना किया। उसे चोट तो लगी, लेकिन कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ और इसके साथ ही वह अंतिम धक्का देने में सक्षम था। फॉक्स के सिर को अखाड़े की दीवार के किनारे पटक दिया और उसी समय एक बड़ा गड्ढा बना दिया। उस समय रे ने फॉक्स को मारना बंद कर दिया था और दूर जाने लगा था। उसे पता था कि मैच खत्म हो चुका है, और यह समय रॉकी के समय से कहीं ज्यादा तेज था।
अध्याय 438 राज्य मिलते हैं। हैरी और काइल दोनों ही लड़कियों की तलाश में एक सराय से दूसरे सराय में गए थे, ये देखने के लिए कि क्या उन्हें कोई जानकारी मिल सकती है, लेकिन उन्हें अब तक ऐसी कोई किस्मत नहीं मिली है। उनकी खोज उन्हें सड़कों पर ले गई। उन्होंने हर जगह देखा और काइल ने दोनों की तस्वीरें भी खींची थी। माफ करना, क्या तुमने इन दोनों को देखा है? उनमें से एक गोरी है जिसका चेहरा सिकुड़ा हुआ है। उसकी बाहें कभी कभी ऐसी दिखती हैं जैसे वे एक दूसरे को छू रही हों। काइल ने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यह एक बड़ा शहर था और वहां यूं ही घूमते रहने से काम नहीं चलने वाला था। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, और तभी उन्होंने एक अन्य शराबखाने में रुकने का निर्णय लिया और कुछ पेय पदार्थ लिए ताकि वे अपने दिमाग को अगले कदम के बारे में पुनः केंद्रित कर सकें। आइए इस पर ज्यादा तार्किक ढंग से विचार करें, हैरी ने कहा। सिल्विया के लिए ऐसा क्या महत्वपूर्ण था कि उसे पहले ही चले जाना पड़ा? ठीक है, वह बहुत ही व्यस्त रहती है, काइल ने जवाब दिया। अगर वह संदेशों का जवाब नहीं दे रही है, तो मेरा अनुमान है कि वह साम्राज्य के काम में शामिल हो गई है और उन्होंने उसे कहीं जासूसी के लिए पकड़ लिया है। हैरी ने यह सुनकर थोड़ा उदास देखा, क्योंकि हालांकि काइल इस बारे में खुलकर बोल रहा था जैसे कि यह सिर्फ एक यादृच्छिक अनुमान था। ये संभवतः सच था। जब दोनों सिल्विया की तरह सोचने की कोशिश कर रहे थे और वह संभवतः क्या कर सकती थी, तो एक संदेश प्राप्त हुआ। ये रे की ओर से था, जो अपडेट मांग रहा था। उन्होंने उसे सच बताया और कहा कि अभी तक कोई खबर नहीं है, लेकिन इसे सकारात्मक रोशनी में पेश करने की कोशिश की। कोई खबर न होना भी अच्छी खबर थी। कम से कम उन्हें कहीं उसकी लाश तो नहीं मिली और उनके नाम अभी भी रेड विंग आर्मी के तहत दिखाई दे रहे थे, इसलिए उन्हें जीवित होना ही था। सराय में लगी स्क्रीन पर एक बार फिर से वह बड़ा कार्यक्रम दिखाया जाने लगा, जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा था। अखाड़े में होने वाली लड़ाइयाँ। अरे यार, लड़कियों के गायब होने से उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, काइल ने रे को अब तक के मुकाबलों में खराब प्रदर्शन करते हुए देखकर कहा। वह पहले कभी ऐसा नहीं हुआ करता था, हैरी ने कहा। पहले वह अपने मन को इतनी आसानी से प्रभावित नहीं होने देता था। मुझे डर है कि अगर हम इन लड़कियों को नहीं ढूंढ पाए, तो वह पूरे राज्य के टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। क्या तुमने ऑल किंगडम टूर्नामेंट कहा? बार में बैठी एक महिला की आवाज ने कहा। उसके छोटे भूरे बाल थे और उसकी कमर के चारों ओर 2 खंजर थे। उसके बगल में एक परिवार का बड़ा मोटा आदमी था, जो कुल्हाड़ी चला रहा था। तभी उन दोनों को कुछ ध्यान आया। उस समय इस सराय में बहुत सी अजीबोगरीब चीजें चल रही थी। उनका दिमाग भी एकाग्र नहीं था, इसलिए वे ऐसी किसी चीज पर ध्यान नहीं दे पाए। हैरी ने चारों ओर देखा और पाया कि उनमें से कई के हाथ में अलग अलग राज्यों के अलग अलग प्रतीक चिन्ह थे। मुझे लगता है कि यह सही समय है, हैरी ने सोचा। सारे राज्य टूर्नामेंट के अन्य प्रतिभागियों के शहर में आने का समय आ गया है। ऐसा लगता है कि उन सभी ने पहले से मिलने का फैसला किया था और हमारे राज्य को सूचना नहीं मिली। कुल मिलाकर 6 अलग अलग राज्य थे। अगर रेडविंग राज्य को शामिल किया जाए तो 7, फिर प्रत्येक राज्य को 2 प्रतिभागियों की अनुमति थी। ऐसा लग रहा था कि सभी प्रतिभागी सराय में थे। प्रतियोगियों को गार्ड लाने की भी अनुमति थी, और सबसे अधिक संभावना है कि उनके पास कुछ गार्ड थे। हालांकि ये लोग अपने राज्य के सबसे ताकतवर योद्धा थे। अगर कोई उनके रक्षकों का भी ख्याल नहीं रख सकता, तो उनसे लड़ने का क्या फायदा? तो मेरा अनुमान है कि आप दोनों रेडविंग साम्राज्य से हैं और वह आपका एक लड़ाका है, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा लगता है कि आपकी ताकत के बारे में अफवाहें बहुत बड़ा चढ़ाकर बताई गई थी। मुझे विश्वास नहीं होता कि हमारे नेता आपसे डरे हुए थे। मुझे उम्मीद है कि दूसरा व्यक्ति बेहतर होगा, अन्यथा आप लोग सबसे पहले बाहर हो जाएंगे। काइल ने शांति से एक ही घूंट में अपना ड्रिंक पी लिया और अपनी सीट से उठकर लड़की की तरफ बढ़ा। वह रुका और कुछ सेकंड के लिए उसे देखता रहा। क्या आप मेरे साथ पीना चाहेंगे? मेरा कमरा यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, काइल ने अपना हाथ बढ़ाते हुए सुझाव दिया। लड़की पागलों की तरह हंसने लगी। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? क्या तुम जानती हो कि हर दिन कितने आदमी मुझसे प्रेम करना चाहते हैं, और तुम सोचती हो कि तुम्हारे जैसा कोई गंजा आदमी मुझे जीत सकता है? मैं सिर्फ उन लोगों के साथ बाहर जाती हूँ जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं, लड़की ने कहा। स्क्रीन पर अगला रोकी जाने वाला था, और सभी ने उसकी सुंदर तलवारबाजी देखी। उसने एक भी वार नहीं झेला और जानवर को पूरी तरह से मार डाला। अन्य प्रतियोगियों के चेहरे पर अब पहले से कहीं अधिक गंभीरता थी। वह साम्राज्य का आदमी है, एक ने कहा। हाँ, वह बहुत कुशल है और उसे हराना मुश्किल होगा,
मुझे ये भी संदेह है कि साम्राज्य अपने सबसे अच्छे लोगों को इस तरह से अपने कौशल का प्रदर्शन करने की अनुमति देगा। उनके पास पर्दे के पीछे भी कोई बेहतर व्यक्ति छिपा होगा। एक अन्य राज्य सदस्य ने उत्तर दिया। कृपया, काइल ने कहा। हैरी जब 15 साल का था, तब भी वह इसी तरह की तलवारबाजी कर सकता था। अगर तुम उससे प्रभावित हो, तो तुम सब वाकई मूर्ख हो। वहां मौजूद सभी लड़ाके योद्धा थे। गर्व से भरे योद्धा, और उन्हें मजाक उड़ाना पसंद नहीं था। जब वे किसी कुशल लड़ाके को देखते थे तो वे उसकी सराहना करते थे। वे बता सकते थे कि रॉकी में कौशल है, जबकि उसके सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से किस्मत से सब कुछ हासिल कर रहा था। इस वजह से बार के पास महिला के बगल में खड़ा आदमी उठ खड़ा हुआ और काइल की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन अगले ही पल काइल उसके सामने नहीं था और गायब हो गया था। वह भी अब काउंटर के पास था और उसने टेबल पर एक छोटा सा थैला रख दिया था। अपनी आंखों के सामने ही उस बड़े आदमी को नजरअंदाज कर दिया। ये देखकर हैरी ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी। उसने कब उसे पता था कि काइल के पास पैसे नहीं थे। मेज पर जो थैली थी, वह उसकी थी। यदि आपको लगता है कि यह आदमी इतना कुशल है, तो क्यों न हम शर्त लगा लें। हम उसके साथ शर्त लगाएंगे और देखेंगे कि कौन राजा स्तर के जानवर को जल्दी से हरा सकता है। काइल ने पूछा। अध्याय 439, दुर्भाग्य या सौभाग्य। काइल जो कर रहा था, उसे देखकर हैरी अविश्वास में अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा नहीं था कि उसे विश्वास नहीं था कि रॉकी से ज्यादा जल्दी किंग या बीस्ट को खत्म कर देगा, बल्कि उसे यह पसंद नहीं था कि काइल ने ही शर्त लगाई थी। हैरी ने सोचा कि पिछले जन्म में उसने किस्मत की देवी के साथ धोखा किया होगा, क्योंकि वह जो भी हाथ लगाता था, वह गलत हो जाता था, और इसमें इस तरह की शर्त भी शामिल थी। इतना ही नहीं, अंत में यह उसका पैसा था। काइल पहले ही अपना पैसा हार चुका था। अगर उसने हैरी के पैसे को और दांव पर लगाया होता, तो उनके पास कोई पैसा नहीं बचता। सिल्विया ही वह थी जो फंड की प्रभारी थी, और उसने बाकी सिक्के अपने साथ ले लिए थे। उसने हैरी के पास एक उचित राशि छोड़ दी, ये सोचकर कि वह अधिक जिम्मेदार होगा। अगर वे इसे खो देते हैं, तो वे सराय का खर्च कैसे उठाएंगे और कहाँ ठहरेंगे। ये तो छोड़िए, वे अभी अभी पिए गए ड्रिंक्स का बिल कैसे चुकाएंगे। अपनी सीट से उठकर वह उसे रोकना चाहता था, लेकिन एक और व्यक्ति उसके रास्ते में आ गया था, जो पूरे राज्य के टूर्नामेंट का एक और प्रतिभागी था। एक आदमी जिसकी चोटी थी और पीठ पर एक भाला था। जब चीजें दिलचस्प होने लगी हो तो इसे मत रोको, पोनीटेल वाले आदमी ने कहा। काउंटर पर रखी थैली खोलते ही महिला 4 सोने के सिक्के देखकर हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि इन दोनों के पास इतने पैसे होंगे। उसने एक बार फिर काइल की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान देखी। यह आदमी निश्चित रूप से मूर्ख था। मैं तुम्हारी झूठी बात का पर्दाफाश कर दूंगी, महिलाओं ने कहा। अब सबकी नजरें स्क्रीन पर टिकी हुई थी, और अब राजा स्तर के जानवर से लड़ने की बारी रॉकी की थी। वह अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, पिछले 2 दिनों से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा था, और काइल को ये स्वीकार करने में नफरत हो रही थी, लेकिन अब वह भी घबरा रहा था। रॉकी को एक भी बार चोट नहीं लगी थी, और आज उसके सभी हमले एकदम सटीक थे। क्या तुम्हें डर लग रहा है? लड़की ने उसके चेहरे पर सिकुड़ी हुई मुस्कान देखकर पूछा। जो भी हो, बस तुम इंतजार करो, काइल ने जवाब दिया। आखिरकार रॉकी ने रिकॉर्ड समय में उस जानवर को मार गिराया। यह उसके लिए व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ था। प्रतियोगी आश्चर्यचकित थे, और लड़की ने पैसे की थैली को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। रुको, काइल ने बिजली की गति से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। उसने उसे हिलते हुए भी नहीं देखा था। मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। वह इतना तेज कैसे है? अभी अभी, और इससे पहले की हरकतें, मैंने कुछ नहीं देखा। वह बेवकूफ हो सकता है, लेकिन उस पर नजर रखनी चाहिए, लड़की ने सोचा। अंत में रे की बारी थी। मुकाबला कुछ ही पलों तक चला, और जल्द ही काइल के चेहरे पर बड़ी मुस्कान लगभग उसकी आंखों तक पहुंच गई थी, लेकिन वह इतनी दूर तक पहुंच गई। उन सभी ने देखा था कि रे ने अपने नंगे हाथों से 1 मिनट से भी कम समय में किंग टिया बीस्ट को हरा दिया था। लेकिन पहले तो उसका प्रदर्शन बहुत खराब था। क्यों? कैसे? उनमें से एक ने कहा। ये सचमुच अजीब लग रहा था कि कोई व्यक्ति निचले स्तर के जानवर के खिलाफ इतना संघर्ष कर रहा है और फिर अचानक ऐसा हो गया। अब काइल का चेहरा लड़कियों के सामने था और उसके हाथ आगे थे। हालांकि लड़की ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही और उसने काइल को 4 सोने के सिक्के दिए। उसने उन्हें हवा में उठाया और चारों ओर देखा। मुझे पता था कि आज का दिन अच्छा रहेगा। शायद मैं इन बेवकूफों से और भी ज्यादा हासिल कर सकूं।
अगर रे ने अपनी तलवार छोड़ने का फैसला किया, तो मुझे अच्छी तरह पता है कि वह आगे क्या करने की योजना बना रहा है। काइल ने सोचा, क्यों न हम चीजों को और भी दिलचस्प बना दें। क्यों न मैं इन 8 सोने के सिक्कों को हड़पने के लिए रख दूं, और मैं शर्त लगाता हूं कि हमारा छोटा सा नैस अगले सम्राट स्तर के जानवर के खिलाफ जाएगा। काइल ने कहा। इससे पहले कि हैरी कुछ हस्तक्षेप कर पाता, लड़की ने अपने सोने के सिक्के मेज पर रख दिए थे। अब आप तैयार हैं? उसने जवाब दिया। अगर लड़की ने जल्दी से प्रतिक्रिया नहीं की होती तो बाकी सभी भी शर्त में शामिल हो जाते, क्योंकि वे सभी यह नहीं मानते थे कि कोई सम्राट स्तर के खिलाफ जाने की हिम्मत कर सकता है। जहां तक हैरी की बात है, तो उसके मन में रे के विचार से अलग विचार थे। उसने राजा स्तर के जानवर से जल्दी से निपटने का कारण और पहले क्यों हिचकिचाहट थी, इसका कारण गुस्सा नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह लड़कियों को खोजने के लिए जल्दी जाना चाहता था। अगर उसका अनुमान सही था। फिर एरिना ने पूछा कि क्या प्रतियोगी नैस अगले स्टेज पर जाकर सम्राट स्तर के जानवर का सामना करना पसंद करेंगे। अपना हाथ ऊपर उठाते हुए रे ने अगले स्टेज पर जाने से इनकार करते हुए अंगूठा नीचे कर दिया। ये वैसा ही था जैसा हैरी ने सोचा था। रे लड़कियों की तलाश के लिए मैदान से बाहर जाना चाहता था। नहीं, काइल चिल्लाया और घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ उसके गंजे सिर पर थे। अगर उसके बाल होते तो वह अभी उन्हें उखाड़ रहा होता, लेकिन अब तो कोई बाल ही नहीं बचे थे। ठीक है, आप कुछ जीतते हैं तो कुछ हारते हैं, लड़की ने हंसते हुए कहा और वह वहां से जाने लगी, और बाकी लोग भी जल्द ही उसके पीछे चले गए। तुम क्या सोच रहे थे? हैरी चिल्लाया। तुम्हें इतना लालच क्यों करना पड़ा? अब हमें क्या करना है? हम बिल कैसे चुकाएंगे? हैरी क्रोधित था, और उसका क्रोधित होना उचित भी था, लेकिन उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि एक काफी लंबे कद के आदमी ने उसकी बात सुन ली थी। क्या मैंने अभी किसी को ये कहते हुए सुना कि वे बिल का भुगतान करने में असमर्थ हैं? आदमी ने पूछा। वह उस जगह का मालिक था, और उन दोनों ने पहले से ही बहुत सारे पे खरीद लिए थे। सर, मुझे खेद है, हम अभी भुगतान नहीं कर सकते। मैं वादा करता हूं कि हम आपको आपके पैसे वापस कर देंगे, हैरी ने कहा। उसे लगा कि उसकी गरिमामयी उपस्थिति से वह व्यक्ति आश्वस्त हो जाएगा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। कुछ सेकंड बाद उस आदमी ने उन्हें एक कमरे में ये कहते हुए बिठा दिया कि वे इंतजार करें और बाद में उनसे निपट लेंगे। उन दोनों को कोई अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है, और कुछ सेकंड बाद 2 लुटे हुए आदमी कमरे में दाखिल हुए। ये ऐसे आदमी थे जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हमने सुना है कि आप लोगों को पैसों की समस्या है, क्या ये सही है? लूटे गए लोगों में से एक ने पूछा। क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि हम आपको ऐसी जगह आमंत्रित कर सकते हैं जहां पैसे की कोई समस्या नहीं होगी, एक यूटोपिया। अध्याय 440, रे अकेला। गुस्सा, दुख और डर। रे को नहीं पता था कि वह इस समय क्या महसूस कर रहा था। उसे बस इतना पता था कि इस समय वह बस ये देखना चाहता था कि लड़कियां ठीक है या नहीं। यह अजीब था, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। यहाँ तक कि जब वह रेडविंग साम्राज्य से दूर था और जब वह लड़कियों के साथ नहीं था, तब भी बस ये जानना काफी था कि वे जीवित हैं। इसलिए उसे समझ में नहीं आया कि अब वह उनके बारे में क्यों चिंतित था। वह जानता था कि वे जीवित हैं, है न? लेकिन फिर भी इससे वह तथ्य नहीं बदला, और यही कारण था कि उसने अपनी सारी ताकत लगाकर लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म कर दिया था। वह रोकी से तेज समय पाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। वह पूरी प्रतियोगिता के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। सम्राट स्तर के जानवर से लड़ने से इनकार करने के बाद रे मृत जानवर के पास गया और फिर अपनी मुट्ठी का उपयोग करके उसने उसकी छाती पर वार किया। इस समय अपने सिस्टम तक पहुंचते हुए उसने जानवर के क्रिस्टल को अपने हाथ में प्रकट किया जो उसकी इन्वेंट्री में था और उसे जानवर से बाहर खींचकर हवा में ऊपर उठा दिया। वाह, एक असली ग्लेडिएटर की तरह। मैं सचमुच इस लड़के को पसंद करने लगा हूँ, भीड़ में से किसी ने कहा, और जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, सभी ने जोरदार जयकार की। भले ही वे सम्राट स्तर के जानवर का सामना न करने के कारण उससे नाराज थे, लेकिन उसके प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद वे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सके। हालांकि ऐसा करने का उसका कारण अपनी जीत पर खुश होना नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि जानवर को मारने के बाद सिस्टम ने उसे अपने आप एक क्रिस्टल दे दिया था। अगर वे जानवर में क्रिस्टल की जांच करते तो उन्हें कोई नतीजा नहीं मिलता। किसी भी तरह का संदेह पैदा न करना चाहते हुए रे को ये दिखाने की जरूरत थी कि क्रिस्टल को निकालने वाला वही था। ये कहना सुरक्षित था कि रे को वहां से जाने की जल्दी थी। उसने तय किया था कि अब इवेंट पर ध्यान देने के बजाय लड़कियों की तलाश करना उसके लिए बेहतर होगा।
लेकिन जाने से पहले उसे अभी भी कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना था और उसे दर्शकों के मैदान से जाने का भी इंतजार करना था। रिसेप्शन एरिया में भीड़ जा चुकी थी और रॉकी अगले दिन के लिए एक बार फिर से इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने में व्यस्त था। तभी उसने नेस को अपने पास से गुजरते देखा। हालांकि इस बार वह सीधे रजिस्ट्रेशन सेंटर से आगे निकल गया था। रॉकी ने शीट पर देखा तो उसे ऐसा कोई नाम नहीं दिखा। क्या वह कल भाग लेने की योजना नहीं बना रहा है? रॉकी ने सोचा। अखाड़े से बाहर निकलते हुए रे ने सबसे पहले उन लोगों को संदेश भेजने का फैसला किया कि वे कहाँ मिलेंगे। वह इंतजार करता रहा, लेकिन अंत में उसे कोई जवाब नहीं मिला। ये सोचकर कि वे शायद सराय में वापस चले गए होंगे और सो गए होंगे, रे सराय में वापस आया, लेकिन फिर भी वहां कोई नहीं दिखा। उनका क्या हुआ? रे ने कहा। क्या उनका भाग्य भी लड़कियों जैसा ही हो गया है? उसने सूची खोली और उन चारों के नाम अभी भी रेडविंग सूची में मौजूद थे। इससे उसका दिल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन पहली बार काफी समय बाद रे पूरी तरह से अकेले शहर में था। कुछ लोग कहेंगे कि यह शायद सबसे डरावनी घटनाओं में से एक थी। रे के अकेले होने का विचार ही उसे डराता था। सड़कों पर खोज करने के लिए सराय से निकलने से पहले सराय के मालिक ने उसे रोक दिया था। सर, मुझे ये पूछने में खेद है, लेकिन क्या आप कुछ और रातें रुकेंगे? यदि हाँ, तो मुझे अभी भुगतान लेना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में हम बहुत व्यस्त रहेंगे क्योंकि और भी आगंतुक आएंगे। छोटी लड़की ने पूछा। रे ने इधर उधर देखा और जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पैसे भी लड़कों के पास छोड़ दिए हैं। इसलिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लड़की को 2 मध्यवर्ती क्रिस्टल थमा दिए जो उसने अखाड़े से प्राप्त किए थे। क्या अभी के लिए ये ठीक है? मुझे अभी उन्हें बदलना है। रे ने उत्तर दिया। ये काफी है, धन्यवाद सर। लड़की झुकी और जल्दी से कागज भरने चली गई। भले ही रे के पास पैसे ना हो, लेकिन उसके पास लड़ाई से प्राप्त क्रिस्टल थे जिन्हें वह सिक्के के बदले में बदल सकता था, और उसके पास अभी भी किंग टियर क्रिस्टल था, लेकिन वह इसका इस्तेमाल एक अच्छे उपकरण में बदलने के लिए करता। लेकिन उसके पास पहले से ही किसी को ये प्रक्रिया करने के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। दूसरों के पास इसके लिए पैसे थे, इसलिए अभी के लिए उसे इसे अपने पास रखना होगा। कमरों का किराया चुकाने के बाद वह खुद ही लड़कों और लड़कियों की तलाश में निकल पड़ा। यह उसके लिए एक अजीबोगरीब तरीका था, लेकिन वह बस इतना ही कर सकता था कि अपनी घिसी पिटी निगाहों से लोगों से पूछ सके कि क्या उन्होंने किसी को देखा है। ये बातचीत असामान्य थी। कुछ लोगों ने तो रे के सीधे और असभ्य होने के कारण उनसे दूरी बना ली थी, और यह भी पता चला कि रे वर्णन करने में अच्छे नहीं थे। वह बिना किसी परिचय के सामने खड़े लोगों को अपनी ओर खींचते थे और सीधे मुद्दे पर आ जाते थे। क्या आपने एक गंजे सिर वाले आदमी को, जिसकी आवाज कष्टप्रद है, एक सुनहरे बालों वाले सुंदर लड़के के साथ देखा है, जब उनकी तुलना सामान्य मानव मानकों से की जाती है? क्या तुम कौन हो? चले जाओ, आदमी ने कहा। लेकिन रे ने उन्हें और भी अधिक कसकर पकड़ लिया, जैसे कि उनका हाथ उनकी बांह पर था। उस आदमी के चेहरे पर दर्द साफ देखा जा सकता था। अरे, उस प्रतियोगी को अखाड़े से भेज दिया। उसे देखकर एक और चिल्लाया। हाँ, ये सच है। वह अभी 1 सेकंड पहले ही लड़ रहा था। इस ध्यान को पसंद न करते हुए रे ने उस आदमी का हाथ छोड़ दिया और दूसरी ओर देखने चला गया। अंततः उन्होंने एक सराय में बैठकर आराम करने का निर्णय लिया, तथा ये सोचने लगे कि वे कहाँ हो सकते हैं और यहाँ से आगे क्या करना है। क्या मुझे दूसरों से संपर्क करना चाहिए और उन्हें और लोग भेजने देना चाहिए? रे ने सोचा, या शायद उन सभी से कहूं कि वे आएं और युद्ध शुरू करें। रे के मन में अब जो विचार आ रहे थे, वे खतरनाक से भी अधिक थे, लेकिन वह सचमुच नहीं जानता था कि क्या करना है, या इससे बेहतर क्या हो सकता है। तभी अचानक एक आदमी उसके सामने आकर बैठ गया। जब ऊपर देखा तो वह एक बूढ़ा आदमी था जिसके काले बाल और दाढ़ी थी, जो थोड़ी सफेद हो गई थी। वह अखाड़े से आया रॉकी था। मैं तुम्हें कुछ समय से देख रहा हूं और तुम परेशान लग रहे थे, रॉकी ने कहा। मुझे लगता है कि इसीलिए तुम्हारा प्रदर्शन कम से कम अप्रत्याशित था। रे ने कुछ नहीं कहा। वह अपने सामने वाले व्यक्ति का सम्मान करता था, लेकिन अभी उसके सामने बड़ी समस्याएं थीं। देखो, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन तुम युवा लग रहे हो और मुझे लगता है कि तुम इससे निपटने में सक्षम होगे, रॉकी ने कहा। मुझे बस ये कहना था कि मेरे मन में क्या है, इसलिए अगर तुम चाहो तो बेझिझक सुन सकते हो। सबसे पहले, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं होते, तो मैं आज जहाँ हूँ, वहाँ नहीं पहुँच पाता। मैं अपने कौशल में उलझा हुआ था, न तो सुधार कर रहा था और न ही कम कर रहा था।
ऐसा तब तक था जब तक मैं तुमसे नहीं मिला। तुम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे वह प्रतिस्पर्धा दी जिसकी मुझे जरूरत थी। इससे मुझे सुधार करने में मदद मिली, और मैं उससे कहीं आगे निकल गया जो मैंने कभी सोचा था कि मैं कर सकता हूँ। मैंने देखा कि आपने कल होने वाले इवेंट के लिए पंजीकरण नहीं कराया है। मुझे लगता है कि यह जो कुछ भी चल रहा है, उसके कारण है। हालांकि कल इवेंट का आखिरी दिन है। एरिना जल्द ही आगामी ऑल किंगडम टूर्नामेंट की तैयारी शुरू कर देगा, इसलिए वे कल के बाद इसे आयोजित नहीं करेंगे। इसलिए कल मैं भी भाग लूंगा। अगर तुम आ सको तो मैं चाहता हूं कि तुम वहां हो, क्योंकि मैंने तय कर लिया है कि आज ही मैं सम्राट स्तर के जानवर से मुकाबला करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे देखो, और मैं तुम्हारे साथ फिर से प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूं। अगर रे पहले नहीं सुन रहा था, तो अब वह सुन रहा था। उसके सामने खड़ा आदमी ईमानदार और दिल से बात कर रहा था। रे का योद्धा पक्ष छू गया, और अभी किसी भी चीज से ज्यादा वह भी प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। लेकिन उसे अपने दोस्तों की चिंता थी। अपने विचारों के बीच में उसे ऐसा लगा जैसे उसने दूसरों को उससे बात करते हुए सुना हो। वह काइल और हैरी को उससे कहते हुए सुन सकता था, हमारी चिंता मत करो। यदि एक दिन की बात होती तो वे इंतजार कर सकते थे, है ना? रॉकी अपनी सीट से उठकर जाने लगा। उसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा छोड़ने वाला था, मैं वहां आऊंगा, रे चिल्लाया। और मैं सम्राट स्तर पर भी काम करूंगा।